नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लोहिया सर में। मित्रों, आपको ज्ञात है तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसमें अनाउंसमेंट की थी, जिसके अंतर्गत मैंने हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके को लेकर के मैंने बात की थी। मैंने बात की थी कि हिंदी और इंग्लिश की आपकी आज से जो क्लासेज है वो नियमित रूप से शुरू होगी और जो राजस्थान जीके इनको समय समय पर है वो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। इसका कारण भी मैंने बताया था कि राजस्थान जीके है वो थोड़ा सा वास्ट है, इसलिए इनको एक साथ में लेकर चलना मेरे लिए थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न है कि मैं अभी इस चैनल पर जस्ट एकमात्र फैकल्टी हूँ और एकमात्र फैकल्टी होने की वजह से ये तमाम चीज़ों को थोड़ा सा यूँ कह दो कि हैंडल करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि जो यूट्यूब पर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उस समय उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रहता है, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। खैर, हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने स्टडी विद लोहिया सर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में इसके अंतर्गत दिए गए तमाम कंटेंट को व्यवस्थित तरीके से देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो क्लासेज है वो सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि रीज़न ये होता है कि अगर हम पहले का टॉपिक है, जैसे कि सपोज करो आज फर्स्ट क्लास है और हम कल की क्लास देखें, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप पहले आज की क्लास देखें। इसका रीज़न ये क्योंकि आज जो पढ़ा है इसको मैं कल वाली क्लास से लिंक करते हुए आगे बढ़ूँगा। क्योंकि एक दूसरे से मैंने पहले भी बताया था कि नॉलेज है वो कोरिलेटेड होता है, तो एक दूसरे से संबंध होने की वजह से है वो आपको सिस्टमेटिक तरीके से लेक्चर नंबर फर्स्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैनल पर सबसे ब्रॉडली जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, मैंने बताया कि इंग्लिश तो बेसिकली मैं फैकल्टी हूँ ही इंग्लिश की। इसके अलावा मैंने बताया कि हिंदी पर मेरा अच्छा आप यूँ कह सकते हैं आधिपत्य है। इसके अलावा राजस्थान जीके ये आप मेरे जो द्वारा जो क्लासेज है प्रोवाइड की गई है उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हैं। क्योंकि अपने मुँह में मेटू बनना ये मानव की खिदमत होती है, लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिनाई करता हूँ। क्योंकि रीज़न ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो लोग क्या सोचते हैं, लोगों के ऊपर कैसा इंप्रेशन जाता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ। खैर, हम अपनी टाइम को नहीं ज़ाया करते हुए हम बात बता रहे हैं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कल हमने जो बेसिकली जो क्लास ली थी उसमें हमने बताया था कि एक्चुअली हिंदी व्याकरण को हमने तोड़कर देखा और उसका वर्ण विन्यास के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। उसके बाद में यहाँ से जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वन डे एग्जामिनेशन में, यानी कि फैक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, इनको एक छोटी इकाई क्या है, इनको लेकर के हमने जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनके बारे में आज डिस्कस किया। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ण विन्यास और ये टॉपिक नंबर फर्स्ट है। पहला प्रथम यूनिट कह सकते हो, पहला अध्याय कह सकते हो आप, यानी कि प्रथम टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। टॉपिक का नाम क्या है? आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्ण विन्यास। टॉपिक का नाम क्या है? वर्ण विन्यास। क्या नाम है? वर्ण विन्यास। किताबों के अंदर अलग अलग जगह वर्णमाला भी लिखा हुआ मिल सकता है। वर्ण विन्यास के दो या यूँ के दो वर्ण विसार सबसे बेटर। अब बताओ मैंने इसको वर्ण विन्यास या वर्ण विसार नाम क्यों दिया, या जो भी जिन्होंने ग्रामर है वो लिखी है, उन्होंने व्याकरण लिखा है, उन्होंने इस तरीके से इन टॉपिक का नाम क्यों रखा है? क्योंकि टॉपिक के अंतर्गत ही उन टॉपिक का तमाम कंटेंट होता है, उसकी जो थीम होती है वो भी होती है। वर्ण विसार का मतलब है आज से हम जो यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंतर्गत हम वर्णों को लेकर बेसिकली हम बात करने वाले हैं। जैसे कि स्वर है, व्यंजन है, इनकी तमाम जो भी कंडीशन बनेगी, एग्जाम के अंतर्गत कितनी कंडीशन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, इन तमाम बातों पर करेंगे विचार करेंगे। क्या करेंगे? विचार। हम विचार करने वाले हैं किस पर? वर्ण पर। क्या करेंगे? वर्ण है उन पर क्या करेंगे? हम वर्ण के ऊपर करेंगे विचार। क्या करेंगे? विचार। इसलिए इस टॉपिक का नाम दिया वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार या वर्ण विन्यास। विन्यास का मतलब होता है खोल करके उसका पोस्टमार्टम करना, एनालिसिस करना, उसको हम विन्यास बोलते हैं। तो वर्णों को लेकर के हम इसका एनालिसिस करेंगे, इनके ऊपर हम अच्छी तरीके से विचार करेंगे। इसलिए इस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। ये हमने टॉपिक का नाम दिया और ये हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इनको सिस्टमेटिक तरीके से हम समझेंगे और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से समझ में आएगा। आपने पहले ग्रामर कई दफ़ा पढ़ी है ऐसा मेरा मानना है, लेकिन आप बिल्कुल बेझिझक रहिए। मैं बेसिक से एडवांस तक यानी यूँ कह दो कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए अपन टॉप तक जाएंगे। आपका बस एक ही चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन रखना है और ईयरफोन लगा करके आप सिस्टमेटिक तरीके से वो क्लास को अटेंड करेंगे। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि आप एक नोटबुक है लेकर के उसमें सिस्टमेटिक तरीके से मेरे द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु का आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे
और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम रेलेवेंट है या नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए आप बहुत सारे आज के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ जा करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे आपके माइंड का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात आगे स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं वर्ण विन्यास, वर्ण विसार हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली वर्ण है होता क्या है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो वर्ण है इसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था। जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बताए थे फैक्चुअल, उनको मैं बता देता हूँ। कल मैंने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर क्वेश्चन आ जाए, चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो मैंने बताया कि वर्ण है। क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की अगर मैं बात करूँ तो वो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो भी क्या है? वर्ण है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बन गए और ये कहीं बाहर बने हैं। आप बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर ये जो क्लासेज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये मैं उन तमाम एग्जाम्स को टारगेट करते हुए आपके सामने आया हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूँ, बेसिक से बेसिक जो 12th पास आउट करने के बाद में एक प्री BSTC होती है, वहाँ से लगा करके हम आगे बढ़े तो हम पटवार, LDC, ग्राम सेवक, ठीक है, पटवार मैंने बात की थी, RS मेंस, इसके अलावा भी आपके कहीं भी जैसे कि SI थानेदार की हम बात करें, थानेदार सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत 200 मार्क्स की हिंदी आती, वहाँ तक का सिस्टमेटिक तरीके से है वो हम कवर अप करेंगे। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठाकर देख लेने कि यहाँ पर हिंदी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको जो हम दे रहे हैं उनको आप इनकी यूँ कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यही विश्वास है और इसी विश्वास से आगे हम बढ़ रहे हैं कि हमारा कंटेंट है, यही हमारी जान है, सबसे बड़ी चीज़ है। और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, पहली बात यही है। और विश्वास आप करेंगे तब हमारी यात्राएं और आगे बढ़ेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करें वर्ण विचार के बारे में। देखिए वर्ण के बारे में हमने कल बेसिकली बात तो की, लेकिन आज इनको लेकर के इनकी डेफिनेशंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वर्ण होते क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड किए जाने संभव नहीं है कि लिखित रूप को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो उनकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? भाषा, क्या लिखने वाला है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिनके और खंड किए जाने संभव नहीं है के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप सी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सर बिल्कुल समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? मैंने बोला कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सर वर्ण होती हैं, ठीक है, जिनके और खंड किए जाने संभव नहीं है कि लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हम जो चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कि सपोज करो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? मैंने आपके सामने लिखा, मैंने एक शब्द लिखा। क्या लिखा? शब्द मैंने लिखा कमल। क्या लिखा? कमल। क्या लिखा मैंने? कमल लिखा। अब इस चीज़ को देखो, ये शब्द है ना, ये जो शब्द मैंने आपके सामने लिखा है, इस शब्द का आप पोस्टमार्टम कर दो। क्या कर दो? पोस्टमार्टम से मेरा तात्पर्य है इस शब्द को जितना हो सके आप तोड़ को इसका एनालिसिस करके आप समझने का प्रयास करो। तो मैंने जब कमल का वर्ण विन्यास किया, इसका वर्ण विच्छेद किया, तो मैंने एक वर्ड दिया क। एक बार देखा क, इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि हर व्यंजन के अंतर्गत एक स्वर छुपा हुआ होता है। इसके बारे में आप डिस्क्रिप्टिव आगे डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। क के अंदर क्या है? अ। और अगला लिया हमने म के अंदर भी क्या है? अ। और उसके अलावा हमने वर्ड लिया, लेटर लिया ल, और ल के अंदर भी क्या है? अ है। अब चीज़ हमने समझा कि सर मुख्य रूप से हम बात करें तो क, म और ल ये तीनों लिखे, लेकिन प्रत्येक व्यंजन के अंतर्गत है जो अक्षर दे रखा है, उसके अंतर्गत
हर एक के अंदर स्वर छुपा हुआ है। सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो ये जो ल क है ये तो पूरा का पूरा शब्द है, ये पूरा शब्द है, लेकिन ये तो तमाम जो दे रखे हैं ये पूरे के पूरे क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आते हैं, तो ये वर्ण है। अब क को आपने जितना तोड़ना था तोड़ दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं जिनके और खंड किए जाने संभव नहीं है। मुझे बताओ, क को आपने जो भी करना था वो कर दिया, क्योंकि व्यंजन है इनका स्वरों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इनके अंतर्गत अ था। क के अंतर्गत क्या था, अ। अब इसको तोड़ दिया है, जो भी आपने कर दिया। अब इस क की बेसर है कि आप क्या लेंगे, कुछ नहीं, कुछ जान ही नहीं लेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर ये क है, क एक वर्ण है, अ है, अ क्या है, वर्ण है। आप बोलेंगे कि सर अ तो एक स्वर है, आप बोलेंगे क तो एक व्यंजन है, ये सेकेंडरी है। ये क्या है, सेकेंडरी। हम पहले बात करें तो ये क्या है, ये है वर्ण है। ये क्या है, वर्ण है। मैं बता रहा हूँ मैं क्या हूँ, मैं। आप बोलेंगे कि सर आप एक अध्यापक हैं, आप बोलेंगे कि सर आप एक व्यक्ति हैं। उससे पहले आपको ध्यान रखना कि हम सब मानव हैं। कौन है, मानव है। तो हमारा जो ब्रॉडकास्ट हुई वो एक हुई, सबको साथ में लेकर चले, वो है मनुष्य। क्या है, मनुष्य। मनुष्य को देन आगे बांटा, और ये मनुष्य ने ही काम किया कि आगे समाज में बांटा, समुदाय में बांटा, जातियों में बांटा। ये तमाम कार्य क्या हैं, वो मनुष्य। ईश्वर ने एक ही चीज़, एक ही रचना की है, और वो की है मनुष्य की। किसकी की, मनुष्य। मनुष्य के अंतर्गत स्त्री और पुरुष आते हैं। देन हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में बांधने का प्रयास किया। तो ठीक वैसे ही मैं इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भले ये व्यंजन है, भले ये स्वर है, लेकिन ये अगर इनकी बात करूँ तो इनकी प्रकृति क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये वर्ण है। क्या है, वर्ण। इतनी बात आप समझ रहे हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिनके और खंड किए जाने संभव नहीं है, यानी कि इसके लिखित रूप होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। तो ये मैंने अभी जो डिस्कस लिया है वो आपके सामने किसके लिए, वर्ण के बारे में। अब सेकंड जो मैं आपके सामने जो डिस्कस लेकर आ रहा हूँ वो हम ले रहा हूँ ध्वनि के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, ध्वनि। जो आपके अंदर कन्फ्यूजन है, मेरा प्रयास है कि आपका जो कन्फ्यूजन है सबसे पहले मैं उनको ही दूर करूं। आपका कन्फ्यूजन दूर करना ही एक अध्यापक होने के नाते मेरा फर्ज है पहला, कि मैं आपके डाउट है वो क्लियर करूं। ध्वनि क्या होता है, तो विद्यार्थियों ध्वनि है, ध्वनि जो वर्ण होता है उसका जो लिखित रूप होता है वही है ध्वनि होता है। बाकी इसकी डेफिनेशन में कितना क्या डिफरेंस है वो आप समझ सकते हैं। मैं यूँ बोलूँ, यहाँ पर मैं भाषा को लेकर के मैंने बात की कि भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी भाषा की छोटी इकाई है, ये भी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। कैसी इकाई है, मौखिक इकाई। क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ध्वनि कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनि। ध्वनि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ध्वनि कहलाती हैं। आप इतनी बात समझ चुके होंगे। यहाँ पर मैंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके और खंड किए जाने संभव नहीं कि लिखित रूप हो। एक चीज़ को हाईलाइट करना है, लिखित रूप है। वहाँ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और यहाँ पर क्या है, मौखिक इकाई, ये मौखिक रूप है, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं। अब ध्वनि, ये तमाम जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये ध्वनि के भी एग्जाम्पल हैं। आप बताएंगे कि सर ये ध्वनि के एग्जाम्पल और वर्ण दोनों के एग्जाम्पल सेम कैसे हुए। जब हमने इनको लिखकर एक लिपि चिन्ह में बांधने का प्रयास किया, इनके लिए हमने जो स्क्रिप्ट या यूँ कि दो लिपि का जो सिंबल है वो निर्धारित किया, तो ये बन गए क्या, वर्ण। इनको हम जब बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क, तो मेरा बोलना मात्र ध्वनि है। क्या है, ध्वनि। लेकिन मैंने क बोला और यहाँ पर क है वो मैंने लिख दिया। क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये जो लिखने का जो प्रोसेस है, ये जो लिखा आपके सामने जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये आपका वर्ण है। लेकिन जो मैंने बोला है क, तो ये क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। सर बिल्कुल समझ गए। एक आगे बढ़ते हैं। अगली जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूँगा किसके बारे में, अक्षर के बारे में बात करूँगा। एक्चुअली अक्षर है वो क्या होते हैं। अक्षर, अक्षर, अक्षर आपने सुना होगा। अक्षर का मतलब होता है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण है वो एक ही श्वास के एक ही झटके में हो। कैसे हो, एक ही झटके में जिसका उच्चारण हो, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षर।
ऐसी ध्वनियाँ, क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही आघात, आप कह सकते हैं एक ही आघात, या आप यूँ कह सकते हैं एक ही झटके में हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अक्षर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते हैं उसमें श्वास है, इसका जो हम जो प्रेशराइज करते हैं, हम जो प्रेशर करते हैं, आघात करते हैं, जिनके ऊपर हम जोर देते हैं, या फिर यूँ कहते हैं श्वास के एक ही झटके के साथ में हो, उसको हम बोलते हैं क्या, अक्षर बोलते हैं। देखिए इनको लेकर के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि यहाँ से कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन वही आते हैं जो बेसिकली जो जेन्युइन होते हैं। फिर भी मैं आपको सामने ये तमाम कंडीशन लेकर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड के अंदर डाउट रहता है कि सर इनको एक एक करके एक बार कोई बता दे, तो इसलिए इन तमाम जो आपके डाउट है इनको क्लियर करने का मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी मैं जो आपके सामने जो भी कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, चाहे इंग्लिश पढ़ाऊँ या हिंदी पढ़ाऊँ या जीके पढ़ाऊँ, किसी से भी संबंधित आपको डाउट है तो मैंने कई दफ़ा बता दिया है। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने जो 8290273328 ये मेरे परमानेंट मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे पर्सनल, तो यहाँ पर आप मुझे अपने डाउट है वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अपना जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद लोहिया सर, कमेंट बॉक्स में है, आपने अपना जो जेन्युइन डाउट है वो आप है साझा कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हाँ, तो मैंने बताया कि ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण है श्वास के एक ही आघात या झटके में हो, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम अगर समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने क्या बोला, मैंने आपके सामने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा आपके सामने एक वर्ड लिखा रामा, क्या लिखा, रामा। हाँ, यहाँ पर मैंने हलंत लगाया, क्या लगाया, हलंत, और मैंने बोला रामा, रामा, राम नहीं बोलूँगा, राम नहीं। मैंने बताया था जो जब मॉर्निंग वाले सेशन के अंदर मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, तो इंग्लिश के अंतर्गत भी ऐसे इंग्लिश हम बोलते हैं ग्रामर, क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। एक्चुअली ग्रामर नहीं होता, ग्रामर होता है, ग्रामर, र साइलेंट ही ग्रामर होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर रामा, रामा, राम नहीं, राम है। आप राम वर्ड ये प्रॉपर लिख रहे हैं तो ये राम है, लेकिन मैंने हलंत लगा दिया क्योंकि मुझे अक्षर समझाना है, तो यहाँ पर मैं इसको बोलूँ रमा, रमा, रमन लिखा मैंने। इसके अलावा मैंने आपके सामने लिखा चनाना, आमा। तो ये मैंने जो वर्ड लिखे इसके पीछे जो ये म आ रहा है, इनका श्वास के एक ही झटके के साथ में क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। ये म हो गया, ये न हो गया, ये म हो गया, तो ये तमाम है वो हमारे अक्षर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अक्षर। मैं आशा करता हूँ कि आप वर्ण, ध्वनि और अक्षर को लेकर आप बिल्कुल अभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, ऐसी मेरी आशाएं। और अगर फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनल ज़रूर शेयर करें, ठीक है। इतनी बात समझ गए हैं तो फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सर आपने वर्ण, ध्वनि और अक्षर के बारे में बता दिया, अब थोड़ा ये भी बता दीजिए कि वर्णमाला कैसे कहते हैं। तो मित्रों, हम हालांकि वर्णमाला ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने वर्ण विचार नाम इसलिए दिया ताकि आप एक चीज़ को समझ सकें कि वर्णों पर हम विचार करने वाले हैं, और इसी क्रम में हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम जो बात करें वर्णमाला के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, तो जो वर्णमाला है ना, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैंने अ आ ई ई उ ऊ री, ए आई ओ औ, ठीक है, उसके बाद में क ख ग घ हाँ, इस तरह से मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं बोला आपके सामने एक लाइन एक बोल बताइए आपको, एक छोटी सी लाइन वापस बताऊँ, अ आ ई उ ऊ री, ये बोला, इसके बाद मैं वापस बोला आ ई उ ऊ, फिर वापस बोलूँ ई औ ओ, ये मैंने बोला।
तो क्या मैंने जो बाद में बोला और पहले बोला, इनमें आप ग्रामेटिकली अगर सही देखेंगे तो वर्णमाला किसको नाम देंगे? ऊपर वाले को, पहले वाले को, या सेकंड वाले को? आप बेसिकली बोलेंगे, आप बशर्ते बोलेंगे कि सर पहले वाले को। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलेंगे कि सर जो वर्णमाला होती हैं उसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो आप बताएंगे कि वर्णों या कह दो वर्णों या ध्वनियों, वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध, किसको? क्रमबद्ध, वर्णों या ध्वनियों का जो क्रमबद्ध समूह होता है। कैसा समूह होता है? क्रमबद्ध, क्रम में उसमें क्रम होना बहुत ही जरूरी है। क्रमबद्ध समूह, कैसा समूह? क्रमबद्ध समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। इतनी बात आप समझ चुके होंगे को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आई होप कि आप इतनी बात समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल या यूँ कि तो मैं इसको समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है, तो मैं कुछ इस प्रकार से समझाऊंगा। देखिए, मैंने आपके सामने अ, आ, छोटी, बड़ी, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर श, त्र और य एक चीज़। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिखने का प्रयास करूँ, और मैंने यहाँ पर लिखा ई, अ, आ, उ, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ त्र, य, श। दो डिफरेंट चीज़ मैंने आपके लिखे सामने लिखा। लेटर वही है, अक्षर वही है, वर्ण वही है, लेकिन लिखने का मैंने तरीका लिख बताया, क्योंकि मुझे वर्णमाला समझना है और कुछ नहीं। आप बोलेंगे कि सर है क्या? बात तो वही है ना, आ है ना, है ना, ऊपर नीचे है तो क्या है? इसमें मैंने एक वर्ड लिखा था, क्या बताया था? इसमें क्रमबद्धता होनी बहुत ही जरूरी। क्या है? क्रमबद्धता। मैंने बताया था क्रमबद्ध समूह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध जो समूह है वही हमारी क्या है? वर्णमाला है। उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो बताइए मुझे इन दोनों में से क्रमबद्ध समूह कौन सा है? क्रमबद्ध समूह आप बोलेंगे कि सर ऊपर वाला है ना, ये वाला क्रमबद्ध समूह है, तो आप इसी को वर्णमाला बोलेंगे। किसको बोलेंगे? इसको। ये आपकी जो वर्णमाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अक्षर वहीं से आया, वर्णमाला के अंदर से ही आया, लेकिन समस्या ये है कि इनके अंतर्गत कोई क्रमबद्धता नहीं है। तो क्रमबद्ध नहीं है, इसलिए ये हमारा वर्णमाला नहीं है, और ये हमारा वर्णमाला हो गई। आप बिल्कुल इस बात को समझ सकोगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हमने वर्ण, ध्वनि, अक्षर और वर्णमाला को व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया। अगली हम बात करें लिपि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लिपि। लिपि किसको बोलते हैं? लिपि, इसमें स्क्रिप्ट के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? स्क्रिप्ट। लिपि किसे बोलते हैं? लिपि, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड के अंदर एक दिमाग में आया क, क्या आया? क, लेकिन क को लिखे कैसे? क को लिखे कैसे? तो इसको जो लिखने के लिए जो सिंबल निर्धारित किए, ध्वनि संकेत, उनको लिखने के लिए जो फॉर्म तैयार किए, उसको हम बोलते हैं क्या? लिपि बोलते हैं। राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, भाषा का जो लिखित रूप होता है, जो लिखने की शैली होती है, उसको क्या बोलेंगे? लिपि बोलेंगे। यानी कि किसी भी भाषा को लिखने की शैली, किसी भी भाषा को लिखने की शैली क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अब समझ में आया कि लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने की शैली है वो लिपि कहलाती है। एक बात। दूसरी, मैं अगर इसी को पब्लिक लगाकर समझाने का प्रयास करूं तो मैं समझाऊंगा और इसको इजी बनाने का प्रयास करूं कि ध्वनि, चिन्हों, क्या बोला मैंने? ध्वनि चिन्हों के लिए निश्चित लिखित जो संकेत हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संकेत हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण के दो, ध्वनि चिन्ह के दो, इनको
निश्चित लिखित जो संकेत होता है इनका, उनको हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। आप एक बात को समझ चुके होंगे कि है क्या। एक्चुअली मैंने लिखा क हम जब तक बोल रहे थे, जब तक हमारे पास में लिखने की जो शैली नहीं थी, तब तक हम इसको क बोलते ज़रूर थे, लेकिन भाषा का कोई इतना प्रभाव नहीं था। भाषा का प्रभाव कब आया, जब इसको लिखने का प्रोसेस हुआ, यानी इनको लिखना भी हमने शुरू किया, तो ये जो लिखा है इसी को हम लिपि कहते हैं। अब आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि हिंदी है, हिंदी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी विश्व की, क्या बताया मैंने, हिंदी है विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। कैसी भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। आप पूछेंगे कि सर भाषा, वैज्ञानिक भाषा कैसे है, जो विज्ञान को प्रूव करें। कहने का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ तो लिख भी रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश के अंतर्गत कैसा होता है, इंग्लिश के अंदर हम कभी तो क को बोल देते हैं सी को, कभी बोल देते हैं क, और कभी बोल देते हैं स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही सर, आ रही। मैं यहाँ पर अगर मैं समझाने की बात करूँ तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ CAATLE। यहाँ पर इस क है ना, इस क का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। इस क को जो ले रहे हैं यहाँ पर, इसका अर्थ जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कैटल। क्या लिखा मैंने, कैटल लिखा। क्या लिखा, कैटल। आगे समझते हैं। यहाँ पर ये जो स है ना, सी है, इसका जो मैं अर्थ ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ क्या, साइकिल। क्या लिया मैंने, साइकिल। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ बेसिकली, कि कभी क करें कभी स करें। एक्चुअली ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी वैज्ञानिकता की कमी है। लेकिन हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी के अंतर्गत मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आप लिखने की बात करेंगे तो भी मैं इस को यही लिखूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं करण लिख रहा हूँ तो इस तरीके बोलूँगा तो भी ऐसे ही बोलूँगा, यानी जिसके भाषा के अंतर्गत लिखने और बोलने में कोई डिफरेंस नहीं है, इट कॉल्ड साइंटिफिक लैंग्वेज, यानी वैज्ञानिक भाषा बोलेंगे। लेकिन इंग्लिश के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया कि वैज्ञानिक भाषा किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। आप इतनी बात समझ चुके होंगे। हिंदी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे मैं बताऊँ तो हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की जो लिपि है, ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर। हिंदी की लिपि की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि अपनी देवनागरी लिपि। कैसी लिपि है, देवनागरी। हिंदी और संस्कृत की जो लिपि सेम है, देवनागरी। कैसी लिपि है, देवनागरी लिपि है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। तो हमने अभी तक जो यात्रा व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया, वो एक एक चीज़ को आपको समझने का प्रयास किया, और मुझे आशा है कि आप समझ भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कई दफ़ा मैंने बोला है और अब भी यही बोलूँगा कि आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें तो आज के समय में आपको सीरियस होना बहुत ही ज़रूरी है। सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि मुंह सड़ा देना और मतलब यूँ रहना, यूँ गुमसुम रहना, ऐसा नहीं। हंसमुख रहो हमेशा ज़िंदगी के अंतर्गत, लेकिन जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या जिस किसी भी वैकेंसी की तैयारी करें उसको लेकर के आपको, कहने का मतलब गंभीर होना है। मतलब ये है कि आपका माइंड में ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे जॉब लेनी है। एक्चुअली होती क्या है, होता ये है, मोस्ट ऑफ विद्यार्थी ये होते हैं और ये बोलते हैं कि परीक्षा दे देते हैं फिर देखेंगे क्या होता है। तो एक तो ये होता है, और एक होता है दूसरे वो विद्यार्थी भी होते हैं कि बस अब की बार तो सिलेक्शन करवाना है, ये चीज़ें। तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी। अभी हमने इनके बारे में बेसिक वो जानकारी ली। अब हम बात करेंगे कि जो वर्ण हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण, हिंदी के अंतर्गत जो वर्ण हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका स्वर। क्या होता है, स्वर। और एक होता है आपका सेकेंड व्यंजन। कौन से होता है, व्यंजन। स्वर और व्यंजन। आप इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो
मैं आपके सामने जो कंटेंट लेकर आ भी रहा हूँ, कुछ पब्लिकेशन के अंतर्गत एक अयोग हुआ करके वो भी इस कैटेगरी में डालना है, वर्ण का प्रकार। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, अगर आपको पता है तो, जो आज से समथिंग 2 से 4 साल पहले तक चलती थी, अब चल रही है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो कक्षा 9 से 12 तक अभी भी चल रही हैं। उसके अंतर्गत भी बताएं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। मोस्ट ऑफ किताबों के अंतर्गत यही लिखा हुआ बेशक, लेकिन कुछ किताबों के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अयोगवा है उसको भी वर्ण की कैटेगरी में डाला है। इसके बारे में भी हम डिस्कस जरूर करेंगे कि अयोगवा क्या होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जाए परीक्षा के अंतर्गत, क्योंकि हमें प्रूफ के साथ में आगे बढ़ना है, हमें सबूत के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आज की दुनिया है ना सबूत मांगती है सब जगह। आपके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं पर्टिकुलर, और उसमें आपने किसी किताब के अंदर छपे हुए कंटेंट को आपने सही मानते हुए आगे बढ़े, लेकिन ध्यान रखना कि कंटेंट यूनिक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा या NCERT द्वारा प्रूफ कंटेंट है, वही लेकर अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपकी इस बात को एग्री करेंगे, क्योंकि एक नंबर का इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ऑथेंटिक बुकों का हवाला देते हुए आपको बता रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रसारित किताबें हैं, बुक्स हैं, उनका हवाला दे करके उनमें क्या लिखा हुआ है उन बातों को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं आप बताएंगे कि सर वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब हम देखते हैं इनको एक एक करके। बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर के बारे में। किसके बारे में बात करें? स्वर क्या होते हैं? तो आप स्वर के बारे में अगर समझना चाहिए तो एक स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं जिनका अन्य किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र, क्या बोलेंगे हम लोग, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं। कैसे होती हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, अर्थात अन्य किसी ध्वनि की सहायता लिए बोली जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। ये बात हम समझ चुके कि स्वर किसे कहते हैं। मैंने बताया कि जो स्वर है ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से, कैसे? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं। कैसे उच्चारित होती हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, अर्थात अन्य किसी ध्वनि की सहायता लिए बोली जाती हैं। सहायता लिए बिना बोली जाती हैं। सहायता लिए बिना बोली जाती है, यानी कि अन्य किसी भी ध्वनि की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके बिना बोली जाती हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर समझ में आ गई। तो स्वर होती क्या है? स्वर होते क्या है? स्वतंत्र ध्वनियाँ। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या है, कितनी होती हैं? 11। कितनी होती हैं? 11 होती हैं। संख्या 11 होती हैं, या यूँ कि तो 11 हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? आप बोलेंगे कि सर हिंदी में जो स्वर है वो 11 होते हैं, और वो 11 कौन कौन से होते हैं? एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँ तो आपके सामने मैं लिखूँगा। एक लिखा मैंने अ, आ, छोटी, बड़ी, उसके अलावा ऊ, उसके अलावा बड़ा ऊ, उसके अलावा मैं बात करूँ तो री, उसके बाद अलावा मैं बात करूँ तो ए, आई, ओ और औ। देखते हैं एक बार कितने हुए। 4, 8 और 3 11, टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। तो मैंने बताया कि हिंदी में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। हालांकि वर्तमान में भाषा वैज्ञानिक है री को स्वर की कैटेगरी में नहीं मानते, लेकिन ध्यान रहे NCERT और RBSE द्वारा
राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रकाशित किताबों के अंतर्गत अभी भी स्वरों की संख्या 11 बताइए। इसलिए आपको स्वरों की संख्या अगर पूछे फैक्चुअल क्वेश्चन 11 मानना है। कितना मानना है? 11। अगर आप लिखना चाहें तो नोट लगा करके लिख सकते हैं कि वर्तमान भाषा वैज्ञानिक हिंदी में री को स्वरों की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं मानते हैं, अतः स्वरों की वो संख्या 10 बताते हैं। कितनी बताते हैं? 10। लेकिन ध्यान रहे एनसीईआरटी और आरबीएसई अभी भी स्वरों की संख्या है वो 11 मानते हैं और आप भी 11 ही मानेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये नोट मैंने अभी बताया, अगर आप लिखना सही, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, अतिरिक्त जानकारी के लिए लिख सकते हैं, नहीं तो आपको यही मानना है कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो इस चीज़ को हमने समझा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से वो स्वर होते हैं। एक बात हो गई क्लियर। अब हम जो आगे हम बात करने वाले हैं इनको एक एक तरीके से पढ़ेंगे। उससे पहले व्यंजनों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम स्वर और व्यंजनों को लेकर के नेक्स्ट क्लास में है वो पूरा एनालिसिस करेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव वे में समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इतना समझ चुके हैं कि एक्चुअली स्वर और व्यंजन होते क्या है। तो हमने स्वरों के बारे में बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम स्वर और व्यंजनों का सब डिवीजन करेंगे और इनको अलग अलग भागों में बांटते हुए पढ़ेंगे। हमने स्वरों के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करें वो करें किसके बारे में? सेकंड हम जो बात करें व्यंजन की बात करें। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन आप बोलेंगे कि ऐसी ध्वनियाँ, ऐसी ध्वनियाँ, ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की क्या ली जाती है? सहायता ली जाती है। उन्हें आप क्या कहेंगे? उसे या उन्हें व्यंजन कहेंगे। क्या बोलेंगे? उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप बात समझ रहे होंगे कि एक्चुअली इसमें है क्या। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो स्वर होते हैं, स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि व्यंजन है वो डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोली जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। वहाँ लिखा था मैंने बिना सहायता, यहाँ सहायता ली जाती है, सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब देखो, अब यहाँ से आपके जो कन्फ्यूजन है, आपके डाउट है वो शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे आपको डाउट आएंगे, लेकिन मेरा प्रयास करें रहेगा कि ये टॉपिक एंड होगा तब तक आपके तमाम डाउट हैं वो मैं क्लियर कर चुका हूँगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो व्यंजन है वो कितने होते हैं उनको मैं बता दूँ। बेसिकली व्यंजनों की अगर हम बात करें तो बता देता हूँ कि हिंदी में व्यंजन जो होते हैं वो हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो 33 व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब इसके एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एक आपके होते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से, जो 33 जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो जो स्पर्शी व्यंजन हैं इसके अंतर्गत हम बात करें तो क से लगा करके, क से लगा कर एक एक लिखना अगर मैं बात करूं तो क, ख, ग, घ और ण। सेकंड बात करूं च, च, ज, ज और ण। अगला ट, ठ, ड, ढ, ण। नेक्स्ट मैं बात करूं त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और म। कितने हो गए? ये हो गए आपके 5
10, 15, 20 और 25। तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? आप बोलेंगे कि सर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितने होते हैं? 25। तो आप यूँ कह सकते हैं कि क से लगाकर म तक, कहाँ से लगा करके? क से लगाकर म तक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये बोले जाते हैं यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन। कैसे व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। हमने बताया कि व्यंजन होते हैं कितने? 33। कितने होते हैं? 33। अब ये 25 तो हो गई। इसके आगे मैं बात करूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि अगला जो हम बात करें वो बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होता है? ये होता है य, र, ल और व। कितने हो गए? 4 हो गए। य, र, ल, व। य, र, ल, व। क्रम का भी आपको ध्यान रखना, कभी कभार परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। और 25 और 4 कितने हो गए? आप बताएंगे कि सर 29 हो गए। अब पीछे कितने रहे? आप बोलेंगे कि सर अभी तक 3 है, वो पीछे हैं। तो 3 कौन से होते हैं? उसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। कैसे व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं उनको अभी बताते हैं आपके सामने। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं, एक होता है स, इसके अलावा एक होता है स, और एक होता है 3 और अब 4 हैं पीछे, स और पूरा एकदम सिस्टमेटिक अगर मैं देखूँ ये हो गए, एक ये वाला स, एक ये वाला स और ये स और ये 4 हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। तो हमने देखा 25 होते हैं स्पर्शी व्यंजन, 4 होते हैं जो अपने होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन। 25 और 4 कितने हो गए? 29 हो गए। और उसके बाद में 4 होते हैं वो ऊष्म व्यंजन। तो टोटल कितने हुए? आफ्टर ऑल हमने देखा कि 33 हो गए क्या? व्यंजन। तो हमने देखा कि 33 ये व्यंजन हो गए और 11 स्वर कितने होते हैं? बताया था कि स्वर होते हैं कितने? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं अपने स्वर होते हैं। 11 और 33 अगर हम इसको ऐड करें तो कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे 44 में वर्ण हो जाएंगे। तो हिंदी के अंदर बेसिकली एनसीईआरटी और पहले में आरबीएसई द्वारा अभी जो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की जो किताब चल रही है उसमें बता रखा है कि हिंदी में 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 44। तो इस चीज़ को, इस फैक्ट को भी आप लिख लो। फिर आगे बढ़ेंगे, इनको और बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे उनको आगे देखेंगे। अभी आप एक लाइन में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि हिंदी में 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं। मैंने वर्ण बोला है, स्वर या व्यंजन नहीं बोला है। हिंदी में 44 वर्ण होते हैं। अब आपने है वो सुना होगा या आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर हमने तो 48 देखा, हमने तो 52 देखा, हमने 100 देखा। इन तमाम आपके जो डाउट है उनको भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया था कि हम जो रेफरेंस बुक के हैं जो आरबीएसई और एनसीईआरटी द्वारा जो संचालित है या प्रकाशित है उन डाटा के बेसिस पर हम बात करें। और क्वेश्चन या यूँ कह दो कि जब हम कोर्ट में जाएंगे हमारे किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो इन्हीं किताबों के बेसिस पर है वो हमारे आगे सुनवाई होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने लक्ष्य में पढ़ा या मैंने राय की किताब में पढ़ा या फलाना, ऐसा आपका काम नहीं आएगा। आपको जो काम में लेनी है चीज़ें वो बेस इनको मानना है। आप बेसिक पढ़ो किसी भी पब्लिकेशन से, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। ध्यान रखना है कि इन किताबों का आपके जो माइंड के अंदर जो डाउट आता है, क्योंकि डाउट बहुत ही कम होता है। अपवाद बोलते हैं ना, एक्सेप्शन, अपवाद बिल्कुल कम ही होते हैं, लेकिन उन अपवादों का ध्यान में रखना है कि अपवादों का जो सॉल्यूशन कहाँ है। तो उनका सॉल्यूशन आप अगर साथ में लेकर चले तो एनसीईआरटी और आरबीएसई द्वारा संचालित किताबें या फिर मैं जो हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि राजस्थान, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, यूपी से हो या एमपी से हो, तो आपके वहाँ पर जो पीसीएस जो बोर्ड द्वारा संचालित किताबें हैं, एनसीईआरटी तो सबके लिए कॉमन होती है। इसके अलावा जो आरबीआई से, जिस तरह से राजस्थान बोर्ड को हम आरबीएसई कहते हैं, उसी तरीके से आपका जो भी है एमपीपीएससी है, जो भी है, या फिर यूपी का वो बोर्ड है, कोई भी बिहार का हो, तो वहाँ पर जो आपकी क्लास जो यूँ के दो की किताबें चल रही है उनको आपको बेस मानना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेस होना बहुत ही ज़रूरी है, विद सबूत या यूँ के दो प्रूफ के साथ में हमें चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने वो एक दृष्टि बताया है कि हिंदी के अंदर है वो 24 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो अभी तक हमने वर्णों के बारे में और यहाँ तक ही वर्णमाला को पूरी तरह से समझते हुए इस सर्कल को कंप्लीट किया। फिर आगे जो वर्णों की संख्या कैसे बढ़ जाती है इनको मैं अगले सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि फिर हमारी जो क्लास है बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मित्रों,
मुझे आशा है कि आज का सेशन है आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।